ये केस हमें अलग अलग दिशाओं में ले जाने वाला है। ये केस एक चेज है, एक पेचीदा मुश्किल चेज। नासिक, गोवा, कोल्हापुर, सातारा, वाई, नागपुर, रत्नागिरी, सोलापुर, पुणे, मुंबई, सूरत। हम एक खतरनाक आदमी का पीछा कर रहे हैं। वो कौन है इस वक्त हमें कोई आइडिया नहीं। वो क्या है, वो ऐसा क्यों है, इसका भी कोई अंदाजा नहीं है। ये आदमी सनकी है, ऑब्सेस्ड है। रचना इतना काफी नहीं है उसे ढूंढने के लिए। हमें कुछ ठोस डिटेल्स और चाहिए होंगी। आप इसकी हिस्ट्री पे गौर कीजिए, उसके तरीके पर। एक पैटर्न है उसमें। ये बहुत ही बारीकी और एहतियात के साथ ऑपरेट करता है। इसका एक ऑब्सेशन है प्रोटेक्टेड सेक्स। हर एनकाउंटर में कॉन्डोम यूज हो। उसके टारगेट्स में भी कोई पैटर्न है? कोई खास किस्म के शिकार को चुनता है? बिल्कुल, ये खास प्रोफाइल के विक्टिम्स को चुनता है और उनको टारगेट बनाने के तरीके में भी एक पैटर्न को फॉलो करता है। और कितनी दूर चलना होगा? थक गई हो तो थोड़ी देर बैठ जाते हैं। ये लो, प्यास बुझ जाएगी। एक स्थानीय गांव वाले ने इस औरत की शव को सबसे पहले देखा और पुलिस को सूचित किया। अब तक इस औरत की कोई पहचान नहीं हो पा रही है क्योंकि क्राइम सीन में जो चीजें मिली है वो गुमराह करने वाली मालूम हो रही है। पुलिस पूरे इलाके में ढूंढ रही है लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि मुजरिम कोई भी सुराग पीछे छोड़कर गया। सर, विक्टिम के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ ऐसा लग तो नहीं रहा है, पर पोस्टमार्टम ही असली तस्वीर सामने लेके आएगा। विक्टिम की पहचान हो सके ऐसा कुछ मिला? सर, एक डेबिट कार्ड मिला है, मनोज मात्रे नाम का। मनोज मात्रे विक्टिम का कौन हो सकता है? सर, ये जो कोई भी जिसने किया है
ऐसे विक्टिम का पर्स और उसमें अपना डेबिट कार्ड हमारे लिए क्यों छोड़कर जाएगा? पॉइंट है। 16 जुलाई 2017 हमारी नासिक क्राइम ब्रांच रूरल डिवीजन के ज्यूरिसडिक्शन में कत्ल की गई औरत का शव मिला है। इस केस का पहला सुराग एक क्राइम बीट रिपोर्टर से मिलने वाला है और फिर एक मनोवैज्ञानिक इस जुर्म और मुजरिम दोनों को समझने में हमारी मदद करने वाली है। यही है आगे बढ़ने के लिए। इस सुराग का पीछा शुरू करते हैं। अंधी गली में ले जाएगा शायद, पर पीछा तो शुरू होगा। सर, ऐसा ही एक केस मैंने एक अरसे तक ट्रैक किया था। वो केस और ये केस काफी सिमिलर है सर। कौन सा केस अर्चना? सर, मडगांव गोवा का केस था 3 साल पहले का। एक्चुअली इन दोनों केसेस में काफी सिमिलैरिटीज है। जैसे कि? सर, मडगांव में भी ऐसी एक जवान लड़की की लाश मिली थी जिसका गला काटा गया था, और वो लाश भी एक सुनसान इलाके में मिली थी, जंगल में। और उस लाश के पास भी एक पर्स मिला था जिसके अंदर एक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट था, और वो भी एक आदमी का। अनंत किनी। सर, झोल मालूम होता है। एक आदमी का आई कार्ड एक औरत के पर्स में, उसकी लाश के पास। इतना बड़ा कांड करने वाला ऐसी गलती करेगा नहीं। शायद ये अनंत किनी हमें ये बता पाए कि ये औरत है कौन। सर, केस का FIR नंबर था 147/2014 और औरत की लाश F9/14। सर, ये केस अब तक क्लोज नहीं हुआ है। अनसॉल्व केसेस में पड़ी है फाइल। सर, 2014 में गोवा में करस्पॉन्डेंट थी मैं। उस वक्त मैंने इस केस को काफी फॉलो किया था, ऑलमोस्ट 1 साल तक। तब वहाँ की पुलिस को कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला था, आज भी नहीं मिला। वो औरत ट्रेस हुई थी? नहीं ना सर, एक्चुअली मैंने भी उस वक्त पुलिस की काफी हेल्प करने की कोशिश की थी, लेकिन वही अंधी गली। ये रिपोर्टर अर्चना की गोवा वाली लीड में पता नहीं कितना वजन है, पर गोवा पुलिस से कोऑर्डिनेटर तो बनता है। विनीत, तुम इस डेबिट कार्ड वाले मनोज मात्रे को ढूंढ निकालो। सुधा, तुम पोस्टमार्टम की सारी डिटेल्स इकट्ठा करो। मैं पता करता हूं कि यहाँ के केस में और गोवा के केस में और कितनी समानता है। सर, इन दोनों केसेस में कई चीजें कॉमन है। तो क्या हम एक सीरियल किलर का पीछा कर रहे हैं? और विक्टिम को पता भी नहीं चला होगा कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है। तो रेप कंफर्म्ड है? हाँ, सेक्सुअल एक्टिविटी तो हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अजीब बात यह है कि सीमन की ट्रेसेस नहीं मिलेगी। जरूर कल्प्रिट ने कॉन्डम यूज किया होगा। आप कह रही थी कि विक्टिम को पता भी नहीं चला होगा? अल्काजेरॉन एक बेहोश करने वाला ड्रग है और विक्टिम के ब्लड स्ट्रीम में भारी मात्रा में पाया गया है। मतलब विक्टिम को टारगेट किया गया था, उसे सुनसान इलाके में ले जाके उसे बेहोश किया गया, शायद पानी या फिर ड्रिंक में ड्रग मिलाकर, और फिर उसका रेप हुआ और फिर कत्ल। पूरी संभावना यही हुआ होगा। लेकिन डॉक्टर, हमें क्राइम सीन से कोई भी कॉन्डम नहीं मिला है और ना ही ऐसी कोई चीज मिली है जो सेक्सुअल असॉल्ट या फिर मर्डर से जुड़ी हो। मुजरिम ने कोई एविडेंस पीछे नहीं छोड़ा है, बहुत चालाक मालूम होता है, शायद तजुर्बेकार। और विक्टिम, इसके बारे में कोई डिटेल? जो आपको मिला था उससे यही लगता है कि विक्टिम गरीब तबके को बिलोंग करती होगी। हाँ, इस डेबिट कार्ड की डिटेल्स हमें हमारे बैकएंड से पता करनी होगी कि इस मनोज मात्रे का अकाउंट हमारे कौन से ब्रांच से लिंक्ड है। मिस्टर राव, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा होगा। इस केस में यही एक लीड है हमारे पास, मनोज मात्रे का डेबिट कार्ड जो हमारी की औरत के पर्स में से बरामद हुआ। इस मनोज मात्रे की डिटेल्स मिल जाए तो हमारी काफी हेल्प होगी। माय गॉड, ये वही मालूम होता है। काफी सिमिलरिटीज है। हमारे केस में भी विक्टिम के ब्लड स्ट्रीम से अल्काजेरॉन का हेवी डोज पाया गया था। सफियो, तुम्हारे केस में भी विक्टिम के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, कॉन्डम यूज हुआ था? यस गावड़ी, कॉन्डोम पहनकर सेक्सुअल असॉल्ट और उसके बाद गला काटा गया। कत्ल के 14 घंटे बाद बॉडी मिली थी। रेप, सेक्सुअल एक्टिविटीज तो हुई है, लेकिन विक्टिम को तो पता ही नहीं चला होगा क्योंकि वो बेहोश रही होगी और हमें 7 ट्रेसेस तो मिले नहीं।
तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि असॉल्ट कॉन्डोम पहनकर किया गया होगा। सर, हमें क्राइम सीन के आसपास कुछ भी नहीं मिला सिवाय उस औरत के पर्स में मिले लाइसेंस के, जो किसी अनंत किनी के नाम का था। और इस अनंत किनी का कोई कनेक्शन नहीं बना? जी नहीं, कोई कनेक्शन नहीं बना। और ये ड्राइविंग लाइसेंस मंगलुरु आरटीओ ने इशू किया है और अनंत किनी हमें मंगलुरु में ही मिला। अनंत किनी का ड्राइविंग लाइसेंस विक्टिम के पास कैसे आया? हाँ हाँ सर, अनंत गिरी मेरा ही नाम है, ये फोटो मेरा ही है और ये ड्राइविंग लाइसेंस भी मेरा ही है। वैसे कहाँ मिला ये? इस औरत के लाश के पास, मडगांव गोवा में। लाश के पास? कैसे? वही तो हम तुमसे पूछने आए हैं, गोवा से। मिस्टर अनंत किनी, ये औरत है कौन? मुझे क्या पता ये औरत कौन है, और मैं तो मडगांव कभी गया भी नहीं हूँ। तो क्या तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस खुद ब खुद तुम्हारे वॉलेट से निकलकर सीधे मडगांव पहुंच गया? मेरा वॉलेट चोरी हो गया था और उसमें मेरा पैन कार्ड वगैरह सब कुछ था सर। सर 6 महीना पहले की बात है, मैं अपनी वाइफ को कोची छोड़ने गया था उसके पेरेंट्स के घर डिलीवरी के लिए। मैंगलोर वापस लौट रहा था तभी हुआ। जब सुबह उठकर देखा तो वॉलेट गायब था सर। चोर पकड़ा गया? सर ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप यहाँ के वर्धन नगर थाने में जाकर पूछिए ना, मैंने वही रिपोर्ट लिखवाई थी। सर मैंने अपने सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दिए थे, नया ड्राइविंग लाइसेंस, नया पैन कार्ड, सब नया बनवाया। ट्रेन में अनंत किनी के साथ और कौन कौन सफर कर रहा था ये तो हम पता कर लेते, लेकिन इतने सारे लोगों में चोर को कैसे ट्रेस कर पाते? ये औरत भी ट्रेस नहीं हुई? एक सिंगल सुराग नहीं मिल पाया उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। शायद मडगांव के बाहर की होगी। हमारी विक्टिम का भी सेम प्रोफाइल भर रहा है। तो फिर पूरे चांसेस है कि आपका मनोज म्हात्रे अनंत किनी के प्रोफाइल का ही निकलेगा, जिसका इस केस से दूर दूर तक लेना देना नहीं होगा। जी मैं ही हूँ मनोज म्हात्रे। मेरा डेबिट कार्ड आपको कहाँ से मिला सर? 3 महीने पहले खो गया था। मनोज, ये कार्ड हमें नासिक डिस्ट्रिक्ट के इगतपुरी के पास मिला, एक औरत के पर्स में। औरत के पर्स में? उस औरत का पहले सेक्सुअल असॉल्ट किया गया, उसके बाद मर्डर। सर मेरा वॉलेट तो चोरी हो गया था, भोपाल से नागपुर आते उतने। और जब सुबह मेरी नागपुर में नींद खुली तब जाकर मुझे पता चला कि मेरा तो वॉलेट ही गायब है। शुक्र है मेरे वॉलेट में सिर्फ बैंक के कार्ड्स थे, जो उसे तुरंत मैं ब्लॉक कर सका। इस औरत को जानते हो? मैं कैसे जानूंगा सर, मेरा नासिक साइड में तो आना जाना हुआ ही नहीं कभी। हाँ, एक आध बार शिरडी और शनि शिंगणापुर जाकर आया हूँ दर्शन के लिए। पर दोनों केसेस में एक दो नहीं, कई चीजें कॉमन है विनीत। हाँ सर, इतना तो पक्का है। ये सीरियल किलर सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर करने के अलावा चालाक चोर भी है। पर चोरी पैसों की नहीं, पहचान की करता है। और गोवा के केस की तरह हमारे केस की भी विक्टिम की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पूरे 3 दिन हो चुके हैं। सुधा, हमारे केस की विक्टिम नासिक या इगतपुरी के बाहर की हो सकती है। सर मैंने महाराष्ट्र स्टेट के सभी थानों में विक्टिम की फोटो और केस डिटेल भिजवा दी है। और सर अगर विक्टिम महाराष्ट्र के बाहर की है तो तलाश का दायरा काफी वाइड हो जाएगा। 3 साल के गैप के बावजूद दोनों केसेस में मॉडस ऑपरेंडी लगभग 100% मैच हो रही है। हो सकता है किसी सीरियल किलर का काम, और हो सकता है इस वक्त वो अपने अगली शिकार की तलाश में घूम रहा हो। काफी एक्सपीरियंस है काम में। जगदीश माने? जी वो तो है, काफी टाइम से हूँ इस लाइन में। ये मास्क उतार सकते हो? चेहरा देखना है तुम्हारा। जी बिल्कुल। आपके यहाँ के सभी मजदूरों को भी ये मास्क पहन लेना चाहिए। इतनी धूल मिट्टी उड़ती है, फेफड़ों के लिए अच्छा नहीं है। तुमने मुंबई की साइट क्यों छोड़ी जगदीश? बिल्डिंग बन गई? नहीं जगदीश, मेरा मतलब है कि तुम मुंबई का काम छोड़ के पुणे क्यों चले आए? अब मुंबई में तो काम की कमी है नहीं। मैं मजदूरों को बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकता हूँ अश्विन जी, लेकिन मुंबई की भीड़ और ट्रैफिक को संभाल ना पाया। मुझे ज्यादा शोर पसंद नहीं है, थोड़ी हरियाली हो, खामोशी हो, अच्छा लगता है। क्या कोई नई है क्या? 35 है। सबके साथ बैठ चुका हूं मैं, कोई नई है तो बताओ। अरे 15 लड़कियों की जगह है मेरे पास, 35 को ठूस के रखा है मैंने।
लड़की है, कोई माचिस की तिल्ली नहीं जो डब्बे में बंद कर दूं। बैठना है तो इन्हीं में से बैठ। जब मैं साइड की धूल और पसीने से घर लौटता हूँ ना, तो मुझे ताजी हवा लगती है, बस थोड़ी खुशबूदार हो। ठीक है जगदीश, मैं अपने अब सेठ से बात करता हूँ, तुम मुझे कल आकर मिलो, मुझे लगता है तुम्हें काम मिल जाएगा। जहां पर भी घात लगाए बैठा है ये सीरियल किलर, अगले शिकार पर लपकने से पहले ही हमें इसे रोकना है। आप सही कह रहे हैं। दरअसल तब 2014 में हमें केस को ठंडा पड़ने नहीं देना चाहिए था। रचना शानबाग की बात हमें सीरियसली लेनी चाहिए थी। रचना ने तब पॉइंट आउट भी किया था कि इस केस में कुछ साइंस है जो किसी मेंटली अफेक्टेड शख्स के हो सकते हैं। कौन है रचना शानबाग, कहां मिलेगी? वो एक साइकोलॉजिस्ट है और इस वक्त मुंबई में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की कंसल्टेंट भी। महाराष्ट्र के सारे केसेस चेक करो, नेशनल क्राइम डेटाबेस भी स्कैन करो। सेक्सुअल असॉल्ट की कोई भी हिस्ट्री हो या हमारे केस से मिलता जुलता एक भी केस हो, तुरंत पेपर्स मंगवाओ। मैंने इंस्पेक्टर सावी रॉड्रिग्स को पूरी रिसर्च हैंडओवर की थी, ऐसी ही पैटर्न के सीरियल किलर्स के बारे में। छोटा सा क्लू भी मिल जाए तो पूरी गंभीरता से लेना बहुत इंपॉर्टेंट, और यहाँ तो मैंने पूरी लीड दी थी। रचना, अब हम जाग गए हैं और हमें हर हाल में इस भयंकर मुजरिम को पकड़ना है। आई थिंक इन 3 सालों में इसके और भी विक्टिम्स रहे होंगे, और ये भी हो सकता है कि अभी इस वक्त, इस मिनट जब हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये किलर अपने अगले शिकार का टारगेट कर रहा हो। भारी पड़ रहा हो तो कम उठाओ वरना गिर पड़ोगी मधु। मैं मधु नहीं हूँ माने साहब, मैं तेजस्वनी। सॉरी तेजस्विनी। मास्क है तुम्हारा? मैंने दिया था ना पहनने को। वो साहब मास्क पहन के ना काम करने को जमता नहीं है। दोनों ही केसेस में एल्काज़ोरॉन ड्रग्स, यानी कि वो दवाइयों का जानकार है। इस दवा से तुरंत नींद आ जाती है, वो ये बात जानता है। और उसी बेहोशी की हालत में वो विक्टिम्स के साथ सेक्स करता है, फिर उन्हें मार डालता है। क्यों? जाहिर सी बात है, ताकि वो जिंदा न बचे उसे पहचानने के लिए। वो सेक्सुअल असॉल्टर होने के साथ साथ कातिल भी है। कत्ल सिर्फ उसके एक बचाव का तरीका है। उसका ऑब्जेक्टिव है सेक्स। सेक्स की भूख एक लत है, उसके लिए एक ऑब्सेशन है, एक बेलगाम जुनून की तरह। लेकिन उसका जुनून यही खत्म नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने का भी उसका एक तरीका है। वो आपको भी गुमराह करने में उतनी ही मेहनत करता है। आप उसको कहाँ ढूंढेंगे वो पहले से ही प्लान कर लेता है। आपको नासिक पुलिस को नागपुर भगाया और मडगांव पुलिस को मंगलुरु भगाया। हमें इस आदमी का चेहरा चाहिए, इस आदमी का नाम चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये आदमी कोई फिक्स नाम से ऑपरेट नहीं करता होगा। अच्छा काम कर रही हो तुम। सोच रहा हूँ मैनेजर साहब से बात करके तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूं। थैंक यू पीटर सर। वेलकम। छुट्टी चाहिए थी ना तुम्हें? कल ले लो, तनख्वाह नहीं कटेगी तुम्हारी। धन्यवाद विजय साहब। ठीक है जगदीश, मैं अपने अब सेठ से बात करता हूँ, तुम मुझे कल आकर मिलो, मुझे लगता है तुम्हें काम मिल जाएगा। स्प्लिट पर्सनालिटी, आइडेंटिटी का मसला नहीं, वो इन जुर्मों में अपना असली नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहता होगा, और जब वो इन दोनों औरतों से भी मिला होगा तो अलग अलग नाम से मिला होगा। वो कॉन्डोम यूज करता है इसलिए नहीं कि सीमेन सैंपल पुलिस की मदद करेंगे। मेरे ख्याल से वो अपनी सेफ्टी के लिए करता है, ताकि उसे कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई बीमारी ना हो सकता है कि उसे सफाई का, सेफ्टी का ऑब्सेशन हो। वो अपना उतना ही ख्याल रखता है जितना ये अपने विक्टिम्स का रखता है। आप विक्टिम की फोटोज देखिए, विक्टिम के कपड़े फटे हुए नहीं है, ना ही इनकी बॉडी पे किसी स्ट्रगल के निशान है। सेक्सुअल एक्टिविटी हुई थी यह हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है, लेकिन क्राइम सीन पर उसने कोई निशान नहीं छोड़ा। वो पहले अपने विक्टिम्स को बेहोश करता है, फिर बहुत ही सावधानी से उनके कपड़े उतारता है, फिर उनके साथ सेक्स करता है, फिर उसके बाद उनका कत्ल करता है, और फिर उतनी एहतियात के साथ उनके कपड़े उन्हें वापस पहनाता है। ये अपने विक्टिम्स को मरने के बाद भी ऐसे ही नहीं छोड़ता, उनको अच्छे से वापस कपड़े पहनाता है,
तभी उसके विक्टिम्स आपको ऐसे मिलते हैं जैसे कि वो मानो आराम से सो रहे हैं। उसने दोनों मर्डर्स जंगल में किए, जहां लोगों का आना जाना ना के बराबर होता है। ऐसा किलर शायद पहले से ही तय करके रखता होगा कि किस दिन कितने बजे कौन से इलाके में उसको अपने विक्टिम को लेकर आना है। तो पूरे इलाके को बहुत अच्छे से स्टडी करता होगा, विक्टिम्स को किसी बहाने वहां पर लेकर जाता होगा। इगतपुरी के पास जंगलों में जहां पर आपको इस विक्टिम की लाश मिली, वहां पर कुछ मशहूर है। एक मंदिर है, इच्छापूर्ति मंदिर। मडगांव में भी कृष्ण मंदिर है, क्राइम सीन से थोड़ी ही दूर। तो शिकार को मंदिर ले जाने के बहाने वो जंगलों के रास्ते जाता होगा, और शायद शादी का भी झांसा वासा देता होगा। Who knows? मैंने मडगांव वाले केस में सारे पैटर्न स्टडी किए थे और अपनी रिपोर्ट फाइल की थी, और इस केस को साइनाइड किलर की केस स्टडी के साथ मैच किया था। बस स्टॉप किलर। राइट। साइनाइड किलर मोस्टली बस स्टॉप पे अपने शिकार को मारता था, और ये शख्स जंगलों में, वो भी एक जगह अपना शिकार नहीं करता था, अलग अलग शहरों में घूम कर करता था। और ये 2014 में मडगांव, 2017 में नासिक, और अब ये शख्स नासिक में नहीं मिलेगा। इस शख्स का चोरी करने के तरीके में भी एक पैटर्न है। ये अलग अलग जगहों से वॉलेट्स चुराता है और उनके आईडीज इस्तेमाल करता है। मडगांव में मंगलुरु के किसी आदमी का और नासिक में नागपुर के किसी आदमी का आईडी इस्तेमाल हुआ है। ये शख्स सिर्फ कत्ल करने के लिए सफर नहीं करता है, चोरी करने के लिए भी सफर करता है। वो शायद काफी दूर दूर तक जाता होगा, चोरी के लिए भी अपना टारगेट काफी सावधानी से चुनता होगा, शायद उनसे पहले दोस्ती भी करता हो, शायद इस बात को भी इंश्योर करता हो कि वो लोग उस शहर नहीं जा रहे जहां वो कत्ल प्लान कर रहा है। ये दोनों अनंत किनी और मनोज महात्रे, इन दोनों की वॉलेट्स चोरी करने में भी एक चीज नोटिस करने लायक है। इन दोनों की वॉलेट्स चोरी हुए हैं, सेलफोन्स नहीं, जबकि इन दोनों के सेलफोन्स चोरी करना भी उतना ही आसान होता। मतलब ये अपने साथ कोई ऐसी चीज नहीं रखना चाहता जिससे ट्रेस हो सके। बिल्कुल। तो फिर ऐसे शातिर को कोई चेहरा, कोई नाम कैसे दें? ये जो आपके दोनों विक्टिम्स हैं, ये निचले तबके से हैं। हो सकता है कि ये दिहाड़ी मजदूरी करते हों या फिर अपने परिवार से दूर रहते हों, इसीलिए इनकी मिसिंग कंप्लेंट आज तक अब तक नहीं पहुंची है। या ये भी हो सकता है कि इनके आगे पीछे कोई ना हो, इसलिए इनके परिवारों में कोई भूचाल नहीं आया। ये शख्स या तो ये इसी तबके का है या फिर इस तबके के लोगों के साथ काम करता है, उनके कांटेक्ट में है, जहां पर ये इन लोगों को स्पॉट करता है और फिर उनसे दोस्ती करता है। उसके अंदर कोई तो ऐसी क्वालिटी है, कोई तो ऐसी पार है जिससे वो औरतों को कंफर्टेबल फील करवाता है, या फिर यूं कहिए उन्हें फंसाता है। जगदीश, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी। मेरे यहाँ 2 बच्चे हैं जो मेरे पति ने मेरे गले बांधे और भाग गया कुतरा। देखो, तुम वहां अच्छा कमा सकोगी, बच्चों को सिखा सकोगी, क्या इससे खुशी नहीं होगी तुम्हें? लेकिन क्या मुझे इससे अच्छा काम मिलेगा? मतलब जो यहाँ से ज्यादा पैसे दे, और ऊपर से वहाँ रहने का, खाने का खर्चा यहाँ से बहुत ज्यादा होगा ना। अच्छा काम दिलाना मेरी जिम्मेदारी मधु। यहाँ से 2 गुना ज्यादा बचा पाओगी तुम। ठीक है जगदीश, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, लेकिन तुम मुझे ये बार बार मधु मधु क्यों बुला रहे हो? फिर से गलती हो गई। या तो ये अपने सेक्सुअल डिजायर्स को, अपनी इच्छाओं को डायरेक्टली बोल नहीं पाता होगा, या फिर ये औरतें इसकी इच्छाओं के सामने झुकती नहीं होंगी, इसलिए उनको ड्रग देकर, बेहोश कर कर अपनी विकृति को अंजाम देता होगा और उसके बाद उनका कत्ल कर देता होगा। इस आदमी की सेक्सुअल नीड नॉर्मल नहीं है। ऐसे लोगों में एक अनकंट्रोलेबल सेक्सुअल अर्ज होती है, एक सेक्सुअल नीड होती है, और वो कॉन्डोम यूज करता है। सिर्फ इतना क्लू काफी नहीं है हमारे लिए। ओके, अभी तक हमारे पास क्या हिस्ट्री है? 2014 मडगांव, 2017 नासिक, 2015, 2016, इन 2 सालों में भी जरूर कुछ हुआ होगा, या फिर 2013, या फिर उससे कुछ पहले भी कुछ किया हो। रेड लाइट एरियाज, वो कोठों पे जरूर जाता हो, वो तो हम खंगाल रहे हैं, लेकिन वहां पर भी आप उसको उसके बिहेवियर पैटर्न के हिसाब से ढूंढेगा। आजकल ज्यादातर सेक्स वर्कर्स प्रोटेक्शन पर इंसिस्ट करते हैं, उनके पास अपना स्टॉक होता है, लेकिन क्योंकि हमारा सीरियल किलर सफाई और सुरक्षा पसंद है, वो अपना कॉन्डम्स का स्टॉक लेकर जाता होगा और इंसिस्ट करता होगा कि वही यूज करे। पॉइंट है रोल प्ले। रोल प्ले? यस, रोल प्ले। हो सकता है कि वो इन औरतों के लिए डेस्परेट हो, उनके लिए तड़पता हो, इन्हें पाना चाहता हो, इनके साथ सोना चाहता हो, लेकिन ये औरतें उसके सामने झुकी ना हो, और क्योंकि वो डेस्परेट है, सनकी है, वो इन सेक्स वर्कर्स से
रोल प्ले करवाता होगा ताकि वो औरतें बन जाएं जिसके लिए वो डेस्परेट है। तो शायद इन सेक्स वर्कर्स को वो उस नाम से बुलाता होगा जिन औरतों के साथ वो सेक्स करना चाहता होगा। क्वाइट पॉसिबल। वो अपनी सारी फैंटेसीज इन सेक्स वर्कर्स के द्वारा पूरी करता होगा। साड़ी है तेरे पास? है ना। पहन क्या? अरे अस्मिता, थोड़ा जल्दी आना, मेरी और भी सवाल है। अरे जाने तो दे पहले। क्या रे गुरु, क्या काम है? अस्मिता सुनना, मुझे एक आदमी चाहिए। वो थोड़ा येड़ा है, क्रैक। साहब लोग बोल रहे थे ये जो तेरा नासिक वाला अड्डा है वहाँ गारंटी आया रहेगा। तूने मुझे आधार कार्ड का सेंटर समझ के रखा है क्या? फोटो तो दे उसका। वही तो नहीं है। तो फिर हवा से ढूंढ के निकालूं क्या? अरे तू समझ नहीं रही, मतलब मुझे इतना ही पता है कि वो येड़ा है, सनकी है, बस। हमारे पास जो आधे से ज्यादा आते हैं ना, वो येड़े और सनकी होते हैं। ये अलग टाइप का येड़ा है, मतलब अपना कॉन्डोम साथ लेकर आता होगा। सच में बोल रहा हूँ। अब देख, तेरा नाम अस्मिता है ना, अगर वो तेरे साथ बैठेगा तो तुझे किसी और नाम से पुकारेगा, करिश्मा, रेशमा या कुछ और। अरे कोई आइटम होगी, इसके हाथ नहीं आई होगी, तो रोल प्ले टाइप का कुछ करता होगा ऐसा। साहब लोग बोल रहे थे। आगे बोल। शायद कुछ खास कपड़े पहनने को बोलता होगा, और शायद सेक्स भी अलग तरीके से करता होगा। या कुछ पागल रे ये टाइप का कुछ। मेरा पाला तो ऐसा किसी से नहीं पड़ा अभी तक। तो बात घुमा अपने कोठे पे और बाकी कोठों पे भी। क्यों भाई, क्या किया इसने? किसी की जेब काट के भागा है क्या? गला काटा है, कम से कम 2 औरतों का, और इससे ज्यादा भी हो सकती है। एक सीरियल किलर हो सकता है। मतलब ये वैसा साइको है जैसे फिल्मों में साइको होते हैं? वैसा ही, पहले दवा खिलाता है, बेहोश करता है, और कॉन्डोम पहन के रेप करता है, फिर मर्डर, फिर फरार। सर इस तरफ वाले सभी चेक किए, कोई भी पैरोल पर नहीं। ये बीच में मर्डर रेप केस के जितने भी पंटर बेल पर हैं सभी को राउंड अप कर रहे हैं, और ये रेप केस अक्यूज्ड सभी की कंपलसरी हाजिरी चल रही है सर। मुझे लगता है हमारा टारगेट दिखने में खूंखार नहीं होगा, एक सभ्य किस्म का चेहरा होगा जिसे देखकर औरतें डरती नहीं होंगी दोस्ती करने में। कोई ऐसा होगा जिसे ये देखकर बिल्कुल फीलिंग ना हो कि उसके अंदर इतनी विकृति भरी पड़ी है, लेकिन हाँ, किसी ने उसकी कोई अजीब आदत नोटिस जरूर की होगी पर उससे कोई खतरा महसूस नहीं किया। सर टिटवाला, कल्याण का सारा, इन जगहों पर जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम जोरों शोरों से चल रहा है, हमने सब जगह अपनी टीम लगा दी है। गुरु खबरी वहां रेड लाइट एरिया चाहता है। विनीत सुधा, जितने भी मर्डर एक्यूज्ड बेल पर बाहर हैं उन्हें ट्रैक करो, जिनमें किसी तरह की कोई सनक हो, जैसा कि रचना कह रही है। हो सकता है ये शख्स रडार में आया हो पहले कभी, पर हाथ से फिसल गया, बेलजम की हो, कुछ भी हो सकता है। हर मुमकिन एंगल टटोला, पूरी ताकत लगाकर हमें उसे ढूंढना है। अब एक और मर्डर होने नहीं देना। पुराने कैदियों और आरोपियों से बात की गई इस उम्मीद से कि शायद कोई इस तरह के बिहेवियर वाला उनके ध्यान में आया हो। रेड लाइट एरिया के कोठों पर हमारे खबरी पूरे जोश से उस शख्स के बारे में कोई ना कोई सुराग ढूंढने की कोशिश में थे। रचना शानबाग नेशनल क्राइम डेटाबेस से इस तरह के अन्य अपराध और उनसे जुड़े आरोपियों को खोजने में हमारी मदद कर रही थी। पूरे राज्य और राज्य के बाहर के भी पुलिस थानों में दोनों विक्टिम्स की तस्वीरें और डिटेल्स भेजी गई, इस उम्मीद से कि कहीं कोई सिमिलर मिसिंग केस या कोई इंक्वायरी में कोई छोटा सा भी ब्रेक थ्रू मिला हो। पर जिस आदमी की हमें तलाश थी वो अभी हमसे कोसों दूर था। गुमनामी की चादर में लिपटा वो कोई भी हो सकता था, कहीं भी हो सकता था। The number you have called is currently
again later. Thank you. हम उसे ढूंढ रहे थे और वो भी किसी की तलाश में था. तुम्ही डायल केलेला नंबर बंद आहे. कृपया थोड्या वेळाने. पर हमारे अलावा इस विकृत हत्यारे को कोई और भी खोज रहा था. हाँ स्मिता, अरे केस की बोनी तो करा. पूजा नाम है लड़की का. हाँ, रामाबाई के कोठे पे बैठती है. पूजा, बता क्या जानती है? पहले ये बता कि तेरी टिप में मेरा कितना टक्कर है? अरे यार पूजा, कुछ काम की बता तो सही. इंस्पेक्टर मिलिंद, मुझे शायद आपकी केस में एक लीड मिली है. वैसे अभी तो नेशनल डेटाबेस में मिले सारे अपराधियों और आरोपियों की फाइल्स मैंने नहीं छानी है, लेकिन मिसिंग फाइल्स में एक ऐसा नाम है जो शायद हमारे किलर की प्रोफाइल से मैच करता है. कौन है गुमशुदा आदमी? इसका नाम है कमलेश यादव. ये अक्टूबर 2016 में सतारा से गायब हुआ था. हो सकता है कि कमलेश यादव इसका असली नाम भी ना हो, लेकिन एक लीड हो सकती है. रचना, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गुमशुदा आदमी हमारी लीड हो सकता है? अरे कुछ तो बताना यार, नाम, हुलिया या निशान, कुछ तो. अबे मैं क्या ग्राहकों के नाम पूछते बैठती हूँ, और अगर बता भी देगा तो क्या भरोसा है कि सही नाम है? अरे वो अस्मिता बोली थी मेरे को कि ऐसा ऐसा एडे टाइप का आदमी है. मैंने कहा हाँ, आया तो था एक ग्राहक ऐसा. अबे वो खुद ही अपना कंडोम लेके आता था और हर बारी ना उसको चाहिए होता था कि मैं कुछ नया पहन कर आऊं. क्या? नहीं मतलब मैं सलवार पहनी थी तो बोला जा जाके साड़ी पहन के आ जा. फिर अगली बार जब मैं साड़ी पहनी थी तो बोला जा वो जीन्स पैंट और शर्ट पहन के आ जा. और फिर एक बार तो बोला कुछ मत पहन, ऐसे ही खड़ी हो जा दीवार के सहारे. एक घूर बच्चन, ताजमहल नहीं हूं मैं. ठंड लग रही है मेरे को. अबे चवन्नी कम, धंधा करती हूँ एक बात है, लेकिन खिलौना नहीं हूँ, समझा? अपना भी मूड, इज्जत विज्जत सबका लफड़ा होता है. अगर तेरा मूड नहीं है ना तो अपना भी मूड नहीं है. काहे को हर 4 दिन में आके यहाँ पे रायता फैला रहा है? मैं ना रमाबाई से बात करूंगी. अगली बार से ना मेरे को तेरे साथ ना बिठाए. मेरे को नहीं बनना किसी येड़े की मधुबाला. ऐसी बात मत करना तू मधु, देख माफ कर दे. अबे मधु नहीं हूँ मैं, पूजा हूँ, पूजा. खुद दिन जो टोचन दिया ना साले को, आज तक नजर नहीं आया है. वो तेरे को मधुबाला बोलता था ना, मतलब बनने को बोला था ना. नहीं नहीं, तू मेरी मधु है, बस इतना ही बोलता था. अभी मैंने भी सोचा क्या फर्क पड़ता है, किसी भी नाम से बुलाया, मैंने कौन सी शादी करनी है उसके साथ में. पर फिर ये बंदा बैठता था मेरे साथ में और कुछ भी होने के पहले ना पानी मांगता था और जाके हाथ धोता था, और फिर सब कुछ हो जाने के बाद में वापस जाके साबुन से हाथ धोता था, और कभी कभी तो यूं ही बीच में ही हाथ धोने चले जाता था. अबे ओ भीगे उठते रहे, यहाँ पानी की ना जबरदस्त किल्लत है. तो क्या बार बार हाथ धोता रहता है? कूड़ा दानू मैं? अभी मतलब पूरा ही एड़ा था. वो कुंडी को खोल बंद खोल बंद खोल बंद. एक दिन ना मैंने बोल दिया साले को, मैंने कहा अगर ये टूट गई ना तो रमाबाई सारा पैसा मुझसे वसूलेगी. उसका नाम पता चला क्या? मैंने तो उसका नाम मधुबाला ही रख दिया था. मुझे ये एड़े का स्केच बना सकती है? ये एड़ा ही अपना टारगेट लगता है. चलना गुरु, स्केच स्केच मेरे को कहाँ बनाना आता है? अरे तेरे कौन बोला बनाने के लिए? मतलब हुलिया बता सकती है क्या? मेरे को उसकी हरकतें याद है, थोबड़ा नहीं. और ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं उसको याद करने के लिए बैठूं. जितना मुझे पता था मैंने तेरे को सब बता दिया. अब तो मेरा कमीशन दे और तू भी निकल यहाँ से. इतना ही पता है मेरे को. ये रहा वो शख्स, सतारा में लीबर सुपरवाइजर था. अक्टूबर 2016 से गायब है. इसकी पत्नी पल्लवी यादव ने इसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, अब तक नहीं मिला है. तुम दावे के साथ इसे कल्प्रिट मान रही हो इस केस का, क्योंकि ये लेबर सुपरवाइजर था? सिर्फ ये रीजन नहीं है. मैं दरअसल जितनी भी औरतें मिसिंग हैं उनकी फाइल्स चेक कर रही थी. ये कनेक्शन क्या बनता है रचना? ये लड़की मोनाली कुरवेकर चिपलुन से गायब होती है, तो ये दोनों केसेस आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? दरअसल मोनाली कुरवेकर की मिसिंग रिपोर्ट पंचगनी के पास वही में दर्ज कराई गई. मोनाली के फादर है चंद्रकांत कुरवेकर और मदर है उषा कुरवेकर, और इसकी बहन है पल्लवी यादव, कमलेश यादव की
पत्नी। मैं कोई नतीजे पे नहीं पहुंच रही हूँ, मैं सिर्फ सारी डॉट्स ज्वाइन करने की कोशिश कर रही हूँ। दरअसल ये लेबर सुपरवाइजर कमलेश यादव की प्रोफाइल मेरे दिमाग में अटक गई थी, वो भी अभी तक नहीं मिला है। और फिर मुझे मोनाली की मिसिंग फाइल मिली। मोनाली जो पल्लवी की बहन है, पल्लवी जो मिसिंग कमलेश यादव की पत्नी है, और मोनाली अभी तक नहीं मिली है। कमलेश यादव की पूरी डिटेल्स निकालते हैं। सतारा में इसकी फैमिली का कोई ना कोई जरूर होगा। सर, गुरु खबरी आया है, भेजो उसे। बोल गुरु। सर, रामाबाई के कोठे पे एक पूजा करके लड़की है, उसका एक कस्टमर था, वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा आपने बताया था, वही कॉन्डोम वॉन्डोम रोल प्ले जैसा, लेकिन 1 महीने से वो आया नहीं उधर। इस पूजा को ले आता अपने साथ? पूजा बोल रही थी, उसका चेहरा वेरा याद नहीं उसे, तो स्केच उसके नहीं बना सकती। ये एड़ा 1 महीने से आ नहीं रहा है ना उधर। हाँ, वो बोल रही थी हर बारी उसे अलग अलग कपड़े में देखना उसे पसंद है, उसे मधु मधु करके बुलाता था। अगर वो स्केच नहीं बनवाना चाहती है तो हम उसे फोटो दिखा सकते हैं। गुरु, ये फोटो दिखा से और कुछ ये याद नहीं है क्या? सतारा के इस केस की डिटेल्स निकाल। इस केस में हर लीड दरअसल अंधेरे में तीर था और हमारा मुजरिम बेहद खतरनाक था और हमें किसी भी सूरत में उसे ढूंढना ही था, चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी हो। और रचना द्वारा दी गई लीड हमें उस शख्स की पहली झांकी देने वाली थी कि आखिर वो शख्स कौन था जिसे हम खोज रहे थे। हाँ, वो मिसिंग कमलेश यादव का केस मुझे अच्छे से याद है। सीरियल किलर कैसे बने? इस वक्त हम दावे के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कमलेश यादव हमारा टारगेट हो सकता है। हमें कमलेश की पत्नी पल्लवी यादव से बात करनी थी और कमलेश की फैमिली तक भी पहुंचना है। लेकिन सतारा में तो कमलेश यादव की कोई फैमिली है ही नहीं। तो फिर कहाँ है? कमलेश यादव की पत्नी पल्लवी ने हमको बताया था कि उसकी कोई फैमिली है ही नहीं। कुछ तो बड़ा पार्ट है। पल्लवी की छोटी बहन मोनाली भी चिपलून से तकरीबन उसी वक्त गायब हुई थी जब कमलेश यादव गायब हुआ। हाँ, मुझे मालूम है। आप पल्लवी यादव से बात करना चाहते हैं? हाँ, ठीक है, आप मुझे आधा घंटा दीजिए, मैं पल्लवी से कांटेक्ट करता हूँ। मोनाली कुरवेकर की मिसिंग कंप्लेंट यहाँ वाई में हमारे ही पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी, लेकिन वो गायब यहाँ से नहीं हुई थी। मोनाली के माँ बाप का कहना था कि मोनाली को चिपलून के किसी होटल में नौकरी मिली थी, इसलिए वो चिपलून गई थी। हमने चिपलून के सभी छोटे बड़े होटल्स में पूछताछ की थी, मोनाली कुरवेकर नाम की किसी लड़की को किसी होटल में कोई नौकरी नहीं मिली थी। क्या? 14 अक्टूबर 2016 को मोनाली अपने घर से चिपलून के लिए निकली थी, लेकिन तब से उसका कोई पता नहीं। मोनाली के माँ बाप ने उसी शाम आकर कंप्लेंट लिखवाई थी। मुझे मोनाली के माँ बाप से बात करनी है। हाँ बाबा, मुझे भी पुलिस का फोन आया था, उनको कमलेश के बारे में बात करनी है। अगर पल्लवी काय भानगढ़ है, कमलेश और मोनाली की खबर आ रही है, वो भी साथ साथ। तुम अपने थाने जाकर पता करो ना, मैं भी अपने थाने के लिए निकलती हूँ, जरूरत पड़ेगी तो मैं वाई आ जाऊंगी। मी आधीच सांगितलं होतं, इस कमलेश में खोट है, लेकिन पल्लवी ने हमारी सुनी ही नहीं। उषा, कमलेश गया खड्डे में, मुझे अपनी बेटी मोनाली की फिक्र है। ये है तेरा मधुबाला। सर, आपकी ये साइको मैडम ने सही पकड़ा है, ये कमलेश यादव ही आपका टारगेट है। पूजा ने पहचान लिया इसको। पूजा को इसने अपना क्या नाम बताया था? पूजा को इसका नाम तो नहीं पता था, लेकिन वो इसको मधुबाला करके बुलाती थी, क्योंकि ये एड़ा चाहता था कि वो इसकी मधु बने, और ये पूजा को हमेशा मधु मधु करके बुलाता था। अब हमें पल्लवी और उसके परिवार के पीछे लगना होगा। क्या पता शायद पल्लवी की छोटी बहन मोनाली को इस कमलेश यादव ने मार दिया हो। सर, पूरा परिवार यहाँ पहुंच रहा है, सतारा पुलिस ने कंफर्म किया। पल्लवी और उसके माँ बाप जरूर इस कमलेश यादव के बारे में कोई ठोस इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। वैसे सतारा पुलिस ने कंफर्म किया है कि इस कमलेश यादव का कहीं कोई परिवार नहीं है, नहीं सतारा में और नहीं कहीं और। ये कमलेश यादव या जो भी इसका नाम है, ये हमारा टारगेट। हमारे टारगेट को एक चेहरा मिल गया है, बस जल्द से जल्द हमें इसे थमना है। इंस्पेक्टर मिलन बिल्कुल सही है, कमलेश यादव ही हमारा टारगेट है। मुझे और सबूत मिले हैं उसके खिलाफ। और क्या सबूत मिले रचना? मैंने आपसे कहा था ना, ये सस्पेक्ट पहले भी पुलिस के रडार में रहा होगा और फिर फिसल गया होगा, ऐसा ही हुआ है। और ये हुआ था कोल्हापुर पुलिस से। हमारा टारगेट एक केस में आरोपी है, एक मर्डर केस में पकड़ा गया था। इसका असली नाम है सुधीर परब। किसका मर्डर किया था? कब? जैसा तुमने कहा रचना, एग्जैक्ट वैसा ही हुआ। 2013 में इस साइको ने अपना खाता खोला। करेक्शन, 2013 में पुलिस की रडार में आया था। हमें नहीं पता कि इसने अपने मर्डर का सिलसिला कब शुरू किया था।
इंस्पेक्टर, मुझे डर है कि हमें इसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा, इससे पहले कि किसी और को अपना शिकार बना ले। बहुत सुंदर दिख रही हो मधु। तेजस्विनी, कब निकलना है यहाँ से? मैंने सुपरवाइजर साहब से बात कर ली है, यहाँ से डबल पैसे मिलेंगे। सच? सच। मुझे 1 हफ्ते का वक्त दो जगदीश, वो बच्चों को समझाना होगा। जो भी करना है बस जल्दी करो। हमारा संदिग्ध एक पुलिस थाने की गिरफ्त में था। 2013 में उसने मैथिली खेड़ेकर नामक औरत की हत्या की थी। ये आदमी अपनी जेल की सजा के बीच वहां से निकला कैसे? अपनी विकृति को कैसे अंजाम दे पाया? ये सुधीर परब ही कमलेश यादव है। ऐसा कैसे हो सकता है कि पल्लवी और उसके माँ बाप इस बात से बिल्कुल अनजान हो? शायद जानते होंगे पर छुपा रहे हैं। शायद फैमिली खुद विक्टिम है सर। पल्लवी की छोटी बहन मोनाली, वो भी तो मिसिंग है। तुम दोनों पल्लवी और उसके माँ बाप से बात करो, जो लीड मिले फॉलो करो। मैं कोल्हापुर में जाकर पता करता हूं कि सुधीर परब की असलियत क्या है। शायद उसके अतीत में कुछ ऐसा मिले जो उसे रोकने में काम आए। इंस्पेक्टर मिलन, मैं इस बात से वाकिफ हूँ, लेकिन मुझे ज्यादा फिक्र है उसके अगले शिकार की। अगर आप इस सुधीर परब का फोटो पब्लिक कर देंगे तो वो उसे अलर्ट कर देगा। पर रचना, रेड अलर्ट जारी नहीं करना उन लोगों के लिए खतरा बढ़ा देगा जो सीरियल किलर के अगले शिकार होंगे। इंस्पेक्टर मिलन, मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ऑपरेशन सीक्रेट रखना चाहिए। आपको अपनी पुलिस टीम्स और खबरियों को महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में भेजकर इस किलर के पास पहुंचना चाहिए। आप इसका फोटो पब्लिक कर देंगे तो वो शायद अंडरग्राउंड हो सकता है, और फिर पता नहीं वो कौन कौन से शहरों में जाके किन किन औरतों को अपना शिकार बनाए। बहुत शातिर आदमी है। ओके रचना, एक पॉइंट तक ये ऑपरेशन सीक्रेट रहे, पर ज्यादा देर नहीं। एक जगह कमलेश यादव, दूसरी जगह सुधीर परब, जहाँ से अरेस्ट हुआ था। पता नहीं किस नाम से ऑपरेट करता है। कोठों पर जाता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है। ऐसे जगह को टारगेट करो। एक शहर, एक कस्बा, एक गांव, कुछ नहीं बचना चाहिए। पुलिस वाले टारगेट टिप देने को रेडी है, बस खबर पक्की होनी चाहिए। 12 अक्टूबर को निकला था कमलेश, उसके बाद कभी लौटा ही नहीं। कोई फोन, कुछ भी नहीं सर। ये उसका तब का नंबर है। ये नंबर 12 अक्टूबर से बंद है? हाँ, मैंने सतारा पुलिस स्टेशन में भी यही नंबर दिया था। पाटिल सर, अक्टूबर 2016 में जो आपने कमलेश यादव के कॉल रिकॉर्ड्स और फोन की डिटेल्स निकलवाई थी, आप वो मुझे भेज दीजिए। ठीक है सुधा, मैं भिजवा दूंगा। मगर कमलेश यादव का फोन अक्टूबर 2016 से लेकर अभी तक स्विच ऑफ है। मैं ट्राई करता रहा। कोई बात नहीं सर, जैसा भी हम उसे ट्रैक कर लेंगे। मैं उस फोन का IMEI नंबर भेज रही हूँ जो कमलेश यादव अभी तक इस्तेमाल कर रहा था। मुझे इस फोन की पूरी डिटेल्स चाहिए अब तक की, अगर ये फोन किसी और नंबर से इस्तेमाल हुआ हो या हो रहा हो। 12 अक्टूबर 2016 को आपका पति कमलेश यादव गायब होते हैं और उसके ठीक 2 दिन बाद यानी 14 अक्टूबर को आपकी बहन और आप लोगों की बेटी मोनाली कुर्वेकर चिपलून जाती है नौकरी के लिए, और उसके बाद कभी नहीं दिखती। आप लोगों ने कभी 2 और 2 नहीं मिलाया? एक बार भी शक नहीं हुआ इस सब के पीछे कमलेश यादव हो सकता है? पहले तुमको यही नहीं मालूम था कि कमलेश यादव गायब हुआ है, और 1 हफ्ते के बाद में पल्लवी ने हमको ये बताया। साहब, कमलेश मेरा पति है, ऐसे कैसे हम मान लें कि मोनाली कमलेश के कारण गायब हुई है? मोनाली तो आई बाबा को बोल कर गई थी कि वो नौकरी के लिए जा रही है। मोनाली, ये कंपनी वाले वहाँ तेरे रहने का क्या इंतजाम कर रहे हैं? आई, उन्होंने बोला है कि रहने का इंतजाम और खाने का इंतजाम वो लोग करेंगे, तो पगार पूरा का पूरा बच जाएगा ना, जो मैं यहाँ भेजूंगी। आज के जमाने में इतना सब कुछ। ये लोग अच्छे तो होंगे ना? मैं एक बार वहां जाके उन लोगों से मिल लूंगी,
तो तुझे फोन करके ना सब बता दूंगी। कोई नया बड़ा होटल था जिसमें उसे नौकरी लगी थी। और इस नए बड़े होटल का नाम तक नहीं पता आप लोगों को। मोनाली ने बताया नहीं हमको। ये बात आपको कभी खटकी नहीं? वैसे वाई पुलिस ने चिपलून के हर छोटे बड़े नए पुराने होटल्स में पूछताछ की थी। किसी भी होटल में किसी ने भी मोनाली कुरवेकर का नाम तक नहीं सुना था। मोनाली पहले भी पंचगनी और महाबलेश्वर के होटल में नौकरी कर चुकी थी, इसलिए उस पर शक करने का हमको कोई कारण मिला ही नहीं। पल्लवी, क्या तुम्हारे पास भी अपने पति कमलेश जाधव पर शक करने का कोई कारण नहीं था? उसके अतीत के बारे में कितना जानती हो तुम? कमलेश मुझे 2014 में मिला था। वो हम कामगारों का सुपरवाइजर हुआ करता था। सब उसे बहुत पसंद करते थे, मैं भी पसंद करती थी। ये मास्क पहनने से कम धूल फेफड़ों में जाएगी, ऐसे समझ में आया? इससे तबीयत कम बिगड़ेगी और नुकसान भी कम होगा। और अगर वैसे भी अगर जान है तो जहान है, नहीं? आप सभी लोगों ने इसे पहनना चाहिए। लेकिन कमलेश सर, इसे पहन कर ना काम करना नहीं जमता है। मैं समझता हूं कि थोड़ी दिक्कत होगी, मगर कुछ ही दिनों के लिए होगी, लेकिन फायदे जिंदगी भर के लिए है। कोई कायदा नहीं है कि इसे पहनना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ चीजें कायदों के परे होते हैं, इंसानों के लिए सही होते हैं। लो, इसे पहनकर काम करो, और जब आप शाम को घर लौटोगे तो देखोगे कि इसमें कितनी धूल जमी होगी जो आपके फेफड़ों में गई होगी। मुझे कमलेश से प्यार हो गया सर। वो मेरा ख्याल रखता था, मुझे उसकी ये बात सबसे अच्छी लगती थी, इसलिए शादी कर ली। हम शादी के खिलाफ थे साहब, हमारे मन में कुछ शंकाएं थी। उसने अपने बारे में कभी कुछ बताया नहीं। क्या नहीं बताया चंद्रकांत जी? कि उसका असली नाम सुधीर परब था। वो कोल्हापुर में मैथिली खेड़ेकर नाम की औरत के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार हुआ था। मैं किसी मैथिली के बारे में नहीं जानती। मुझे शक था कि कमलेश की जिंदगी में कोई मधु है। हर बारी उसे अलग अलग कपड़े में देखना उसे पसंद है। उसे मधु मधु करके बुलाता था। तो इस मधु की बात को लेकर तुमने क्या किया पल्लवी? कभी मधु के बारे में कुछ जानने की कोशिश की? कभी कमलेश से कुछ पूछा? हाँ, कमलेश, तुमने आज फिर मुझे मधु कहकर पुकारा। अच्छा, मधु? हाँ, तुमने पुकारा। मधु, हो गया मेरा, निकल रहा हूं मैं। पता नहीं क्यों, बस निकल गया होगा। लेकिन कमलेश, ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी तुमने मुझे मधु कहकर पुकारा है। कौन है ये मधु? मुझे क्या पता रहे, इतने अलग अलग लोगों से मिलता रहता हूं मैं, अलग अलग साइट्स पे। निकल गया होगा गलती से, इंसान हूं मैं, जुबान फिसलती है कभी कभी। चल निकलता। मुझे शक हो गया था कि कमलेश का किसी मधु के साथ चक्कर चल रहा है। मुझे लगा साइट पर कोई होगी ये मधु। मैंने अपने तरीके से साइट पे पता किया था, वहां कोई मधु नहीं थी। जब पल्लवी उस कमलेश को हमसे मिलाने लाई थी, हमने उसके माँ बाप के बारे में, उसके परिवार के बारे में ठीक है, बचपन में तुम्हारे माँ बाप गुजर गए, लेकिन कमलेश, तुम्हारा कोई गांव तो होगा ना? किसी न किसी गांव में, कस्बे में कोई ना कोई रिश्तेदार तो हो गए। अगर होगा भी तो मुझे कुछ याद नहीं है। इतने साल अकेला रहा हूं, कुछ याद ही नहीं है बचपन के बारे में। लेकिन मेरे बाबा ने मेरे लिए काफी कुछ छोड़ रखा था, उसी से मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। सब खुद किया मैंने। हाँ, कुछ रिश्तेदार थे जरूर, लेकिन उनका रिश्ता सिर्फ पैसों से था। लेकिन मैंने किसी को भी अपने करीब नहीं आने दिया। तो तुम्हारे बाबा क्या करते थे? बिल्डर थे। काफी कुछ जमीनें छोड़ी है मेरे लिए, पुणे में, मुंबई में। जमीनें हैं पुणे में, मुंबई में, इंजीनियरिंग पढ़े हो, और इस सब के बावजूद कामगारों के सुपरवाइजर बने। हाँ, क्योंकि बाबा ने जो छोड़ा है वो कहीं भागा तो नहीं जा रहा है। और वैसे भी मुझे लोगों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, उनके बीच रहकर काम करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। पल्लवी बेटा, मैं घुमा के बात नहीं करूंगा, सीधे बोलूंगा। कमलेश ये आदमी मुझे टेढ़ा लग रहा है। वो कोई टेढ़े बेढ़े आदमी नहीं है, उन्हें वाकई लोग पसंद करते हैं। आप ना कभी साइट पर आके देखो, कमलेश की लोग बहुत इज्जत करते हैं। आई, उन्हें लोग सच्ची प्यार करते हैं, क्योंकि वो दिल से लोगों की मदद करते हैं। ये सब बातें अपनी जगह पल्लवी,
लेकिन जो आदमी अपने खानदान का नाम तक नहीं लेता, कहता है कि रिश्तेदारों को दूर कर दिया, ये क्या बात हुई? सबसे बैर तो नहीं हो सकता, जबकि वो कहता है कि उसे लोग पसंद है। आप लोगों ने उसे सही तरीके से नहीं देखा है। मैंने देखा है बाबा। हमने जिंदगी देखी है बेटा पल्लवी। मैं इस शादी को अपनी रजामंदी नहीं दे सकता। पल्लवी प्यार में अंधी हो गई थी, कमलेश से शादी कर ली, हमको अंधेरे में रखा और हमें तब बताया जब कमलेश इसे छोड़ के चला गया। इसलिए कमलेश के गायब होने में और मोनाली के गायब होने में कोई लेन देन है, ये हमें सूझा ही नहीं। मुझे अभी भी नहीं लगता कि कमलेश ऐसा कुछ कर सकता है। कैसा कुछ पल्लवी? क्या यकीन नहीं होता है कि तुम्हारा पति कमलेश मोनाली को भगा के ले गया है? वो तो हम भी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो अभी साबित नहीं हुआ है। लेकिन कोल्हापुर में जो मर्डर हुआ है वो तुम्हारे पति कमलेश ने खुद कबूल किया है। तुम्हारा पति कमलेश दरअसल खूनी सुधीर परब है, जो कि शायद ये भी उसका असली नाम ना हो, और जो खून उसने किया है शायद वो खून भी उसका पहला खून ना हो। पल्लवी जाधव से हम सिर्फ ये जान पाए कि उसे और उसके परिवार को किस तरह कमलेश जाधव और सुधीर परब ने दगा दिया था। उसके सीरियल किलर होने की तरफ कोई इशारा नहीं मिल रहा था, पर कोल्हापुर से हमें इस केस के लिए एक मजबूत ठोस लीड मिलने वाली थी। पर क्या यह लीड हमें इस सीरियल किलर तक पहुंचाएगी, यह देखना बाकी है। सुधीर परब पुलिस कस्टडी से भाग गया, पर कैसे रमेश? हमारी तरफ से लापरवाही हुई थी सर। 19 जून 2013 को कोल्हापुर के पास जंगलों में मैथिली खेड़ेकर की लाश मिली थी। कॉन्डोम पहनकर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था? नहीं, पर आपके ही केस की तरह मैथिली को भी बेहोशी की वही दवा पिलाई गई थी, एल्केजरॉन। मडगांव के केस में भी वही ड्रग्स इस्तेमाल हुई रमेश। और ना जाने कितने केसेस में ऐसा हुआ होगा। जिसका पैन कार्ड मिला था मैथिली के पर्स में, उस सचिन पांडे का क्या कहना था? इससे पहले कि हम सचिन से बात करने उत्तर प्रदेश जाते हैं, लाश की पहचान हो चुकी थी। हमें पता चल गया था कि लाश मैथिली खेड़ेकर की है। कैसे? मैथिली पास ही कंस्ट्रक्शन साइट पर कामगार थी, सुधीर परब के साथ रहने लगी थी। ये तो मैथिली है, हमारे साइट की कामगार थी। किसी से भी पूछ लीजिए, सब लोग यही कहेंगे कि मैथिली का और लेबर सुपरवाइजर सुधीर परब का चक्कर चल रहा था। ये उसके साथ उसके घर पे रहने लगी थी। कब से? यही कोई 4-6 महीने से। ये लेबर सुपरवाइजर सुधीर परब कहाँ है? 4-5 दिन पहले नौकरी छोड़कर चला गया। उसका कोई पता वता नंबर कहीं लिखा है? हाँ जी बिल्कुल है ना, 2 मिनट दीजिए। मतलब सुधीर परब आसानी से हाथ लग गया? हाँ, पर अब मुझे लग रहा है कि शायद उस दौरान सुधीर ने कत्ल करना शुरू नहीं किया था। शायद मैथिली उसकी पहली शिकार थी। पर उसने सचिन पांडे का पैन कार्ड तो छोड़ा था पीछे, इन्वेस्टिगेशन को भटकाने। और उस तक जाने की बजाय सीधे सुधीर परब को उसके घर से उठाने निकल पड़े रत्नागिरी। कत्ल के बाद सुधीर अपने घर में छुपा बैठा था। कोल्हापुर पुलिस। सुधीर कुठे है? अंदर है वो। क्या बात है साहब? बुलाओ उसको। सुधीर, काय गो? पुलिस आई तेरे लिए कोल्हापुर से। क्या करना साहब? अरे शर्ट कहाँ पहन रहा है? अभी तो तेरी पैंट भी उतरेगी लॉकअप में। लेकिन मैंने किया क्या है? अब क्या किया इसने साहब? अच्छा तालमेल है पति पत्नी का। पति पूछता है क्या किया, और पत्नी बोलती है अब क्या किया। कौन सा लगे? मत मारो साहब, मत मारो, मत मारो। मैं बोलता हूं। बोलेगा? बोलता हूं। उठाओ इसे। बोलता हूँ मैं बोलता। मैंने मैथिली को मारा। पहले पूरी कहानी बकेगा तू, फिर सोचेंगे मारे या ना मारे। पक गया था सर मैं। शादी करो शादी करो शादी करो, वही रिकॉर्ड बजाते रहती थी हमेशा। मुझे तो सिर्फ सोने से मतलब था। इतना ऊब गया मैं कि खलास कर दिया उसको। चार महीने से ऊपर हो गए, 2 हफ्ते में करने वाले थे। बोलो कब करोगे शादी? मैथिली खाना तैयार है? तुमने बताया नहीं कब करोगे शादी?
पहले ये बताओ शादी कब करेंगे हम? हाथ भी नहीं लगाने देती थी मुझे। शादी करो वही रिकॉर्ड बजाते रहती थी। फिर एक दिन मैं बोला उसे, रुक, आज ही करते हैं शादी। लेके गया मैं उसे तब जंगल में? हाँ। मैंने मैथिली को बोला वहां एक मंदिर है, वहीं कर लेंगे शादी। और फिर उसे अल्काज़ोरान पिला दिया, बेहोश कर दिया। मुझे शादी नहीं करनी थी उससे। इस दवा के बारे में कैसे पता चला तुझे? मेरी आई बीमार रहती थी, डॉक्टर ने बोला था ये दवा पिलाओ, दर्द कम होगा, नींद भी अच्छी लगेगी। तो मैथिली को भी दे दी मैंने ये। हमने चार्जशीट फाइल कर दी। हमारी रिमांड खत्म होते ही सुधीर को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। सुधीर पर अब अंडर ट्रायल था, उसके केस की सुनवाइयां होनी थी, पर उसके पहले ही जुडिशियल कस्टडी में सुधीर ने आत्महत्या करने की कोशिश की। कैसे? सुधीर के सेल में जो उसके साथी कैदी थे उनसे शिकायतें आती थी कि सुधीर परब उन सब के लिए परेशानी बन गया है। ये सुधीर परब सेक्स एडिक्ट था, जेल में उसकी तलब पूरी नहीं हो रही थी तो वो वहां के कैदियों के साथ उल्टी सीधी हरकतें करता था। आप समझ रहे ना? हमने जब सुधीर की पत्नी शीतल को मैथिली खेड़ेकर के कत्ल के बारे में बताया तो वो उतनी चौंकी नहीं वैसे। मेरे कर्म फूटे थे साहिब, जो मेरे माँ बाप ने मुझे उस जानवर के गले बांध दिया। जेल से भी शिकायत आ रही है, उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है वो दूसरे कैदियों के साथ। उस हलकट को तो कोई भी चलेगा, कुछ भी चलेगा और कहीं भी चलेगा। अभी नहीं सुधीर, दर्द होता है मुझे बच्चा आने के बाद। तब बोलोगे कि अब बच्चा हुआ है, मूड नहीं है। तुझमें कुछ अक्ल वक्ल है या नहीं? हाँ, ये दिन रात एक ही चीज के पीछे पड़ा रहता है। एक ही चीज चाहिए तुझे। बीवी है तू मेरी, तेरे पास ना आऊं तो कहां जाऊं? और किसी चीज के लिए आता है मेरे पास? हाँ, डॉक्टर के पास ले गया मुझे एक भी बार? 2 मिनट बैठ के बात की मुझसे? घर के काम में तो हाथ बटाता नहीं है तू, दिन रात यही सब चाहिए क्या तुझे? इसीलिए शादी करके लाया? सो जा चुपचाप। मैं बता नहीं सकती साहिब क्या क्या करता था वो। एक दिन अचानक छोड़कर कोल्हापुर चला गया और फिर वापस लौट आया। क्यों लौटा? रोज औरत जो चाहिए थी उसे, और कुछ नहीं दौड़ता था उसके दिमाग में इसके अलावा। उसके बच्चे को जन्म दिया था मैंने, एक पैसा नहीं दिया उसने आज तक। पैसे मांगती तो कहता जा अपने माँ बाप से मांग। सब बच्चा छोटा था इसलिए कमा नहीं पाई मैं। और वो वहशी क्या कर रहा था? वहां कोल्हापुर में किसी और औरत के साथ सो रहा था, झूठे वादे कर रहा था शादी के, फिर उसका कत्ल कर दिया। शायद इसलिए लौटा होगा मेरे पास, कत्ल के इल्जाम से बचने के लिए, वरना वो क्यों लौटता मेरे पास? इसकी सेक्स एडिक्शन तब से थी, और शायद जेल से भागने की वजह भी वही थी। और उसका मकसद खुदकुशी बिल्कुल नहीं था, यह हमें बाद में समझ में आया। हॉस्पिटल में पहले 2 दिन चुपचाप पड़ा रहा, तीसरी रात को हमारे कांस्टेबल कांबले को चकमा दे गया। कांस्टेबल कामले को बेहोश कर दिया था। हाँ, कांस्टेबल कामले को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया और सुधीर के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया। ये सुधीर परब सतारा जाकर कमलेश यादव बन जाता है और मडगांव में पता नहीं क्या बना होगा और हमारे नासिक में क्या। पर तब हमें बिल्कुल भनक नहीं लगी कि यह आदमी सीरियल किलर बन सकता है। यही तो मार खाते हैं। ऑलरेडी एक मर्डर में फरार कातिल ऐसा जुर्म दोबारा कर सकता है, सोसाइटी के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। इस पॉसिबिलिटी को, इस गंभीरता को समझते ही नहीं। विनीत, तुम रत्नागिरी के लिए निकलो, इस सुधीर परब की पत्नी शीतल को ले आओ। अभी निकलता हूँ सर। सदा कमलेश यादव की साली मोनाली कुर्वेकर के केस पर काम कर रही है। शायद मोनाली का भी मर्डर हो गया। बिल्कुल हो सकता है।
हमें जल्द से जल्द ये पता लगाना है कि ये सीरियल किलर इस वक्त कहाँ हो सकता है। मैडम, यहाँ मुंबई के कमाटीपुरा के कोठों पर भी ये कमलेश यादव उर्फ सुधीर परब बैठता था, और यहाँ भी सेम नौटंकी, बार बार हाथ धोना और मधु मधु करना। पर क्या ये पता चला कि वो इस वक्त कहाँ है? कोई लीड मिली? मैडम, कंस्ट्रक्शन साइट थोक के भाव से है। मैंने अपने कई बंदों को एक एक साइट पे भेजा है। वैसे एक बात थी मैडम। हाँ बोल। पूरे चांसेस हैं कि मुंबई में भी इसने ऐसे ही रेप और मर्डर किए हों, तो एक बार इसके डिटेल्स को मुंबई के थानों में घुमवाइए। वो हम कर चुके हैं, तू अपना काम कर। हमें कोई लीड चाहिए कि वो इस वक्त कहाँ हो सकता है। आई सजेस्ट कि आप अपनी सर्च पुणे पे फोकस कीजिए। तुम उसकी सोच को ट्रैक कर रही हो? हाँ, एक हद तक, कि वो क्या सोच रहा होगा कि आप उसको कैसे ट्रैक करोगे। अगर हम उसका पैटर्न फॉलो करें तो वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है। वो जानता है कि शायद आप उसको ढूंढ रहे हो, तो इसीलिए नासिक में मर्डर के बाद वो नासिक तो नहीं जाएगा, ना ही वो कोल्हापुर, सतारा या फिर गोवा जाएगा। चिपळूण तो वो बिल्कुल नहीं जाएगा। और नागपुर में मनोज महात्रे का वॉलेट चुराने के बाद वो नागपुर भी नहीं जाएगा। पुणे, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में है, इसलिए चांसेस है कि वो पुणे जा सकते हैं। गुरु खबरी को पुणे भेजो, उससे कहो कि वो वहां की अपनी टीम से कांटेक्ट करें। पुणे की क्राइम ब्रांच यूनिट 3 के अरुण भोसले से बात करो। पुणे की हर कंस्ट्रक्शन साइट स्कैन करो, पर चुपचाप। ओके सर। नासिक क्राइम ब्रांच, ग्रामीण विभाग। अब क्या है साहब? वही तुम्हारा पति सुधीर। वो अब मेरा पति नहीं है। क्या चाहिए आपको? शीतल, हमें उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद चाहिए, इसके पहले कि वो एक और औरत को अपना शिकार बनाए। ये क्या है रे बाबा? अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए तुम्हें काम पे लगे हो और तुम्हें नौकरी छोड़नी। ऐसा क्या हो गया जगदीश? इससे अच्छी नौकरी मिल गई अश्विन जी। जगदीश, ये नौकरी भी तो काफी अच्छी है। इसके लिए मुझे अपने सेठ लोगों से बात करनी पड़ी, उन्हें मनाना पड़ा, और अब तो वो लोग भी तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। मैं नई नौकरी में ज्यादा खुश रहूंगा अश्विन जी। आज मेरा आखिरी दिन है, कल से नहीं आऊंगा। और 2 हफ्ते की जो तनख्वाह बनती है हक से दे देना, खुशी होगी। ये मोनाली कुरवेकर चिपळूण से गायब हुई। इसकी बड़ी बहन पल्लवी से शादी की सुधीर ने, कमलेश यादव बन के, सतारा में। पहले वो गायब हुआ, उसके 2 दिन के बाद मोनाली गायब हुई। हमें शक है सुधीर ने उसके साथ कुछ किया होगा, लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। मैं सुधीर को कभी पहचान नहीं पाई साहब। उस लीचड़ आदमी के साथ मेरा सिर्फ इतना ताल्लुक था कि मैं बदकिस्मती से उसकी पत्नी थी, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जब पुलिस उसे पकड़ कर ले गई, उसके बाद मैं उससे कभी नहीं मिली। जब वो जेल से भाग गया, पुलिस आई थी पूछताछ करने, तब भी मैंने यही कहा था, और आज भी मैं यही कह रही हूँ साहब कि मैं सुधीर के बारे में कुछ नहीं जानती, सच में। शीतल, अगर सुधीर के बारे में कोई कुछ जानता है और बता सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। सुधीर की माँ यहाँ रहती थी, जो 2012 में गुजर गई। उससे ज्यादा और कुछ नहीं जानती मैं। हम उसे पुणे में ढूंढ रहे हैं। वहां उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार हो सकता है, कोई अंदाजा है तुम्हें? मैं क्या अंदाजा लगाऊं साहब? सुधीर को कभी मैं पहचान ही नहीं पाई। बस इतना जानती थी कि उस आदमी में हवस भरी पड़ी थी, लेकिन वो इतनी औरतों का खून कर देगा, ये कभी नहीं सोचा था मैंने। हाँ, भगवान से इस बात का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझे नहीं मार डाला। किसी मधु को जानती हो तुम? मधु? मधु? कौन मधु? मैं तो पहले दिन से बोल रहा था, इस कमलेश पर भरोसा नहीं किया जा सकता। शुक्र है पल्लवी, उसने तुझे छोड़ दिया। कहीं हमारी मोनाली उसके चुंगल में तो नहीं फंसी। पर मेरी स्टडी कहती है कि ये सिर्फ उन औरतों को मारता होगा जो इसके सामने सरेंडर नहीं करती। इसलिए इसने अपनी दूसरी पत्नी पल्लवी को नहीं मारा, जिससे इसने कमलेश यादव बनकर शादी की थी। पर इसने मैथिली खेड़कर को भी मार डाला, जो अपनी मर्जी से इसके साथ रह रही थी। हाँ, लेकिन शादी के लिए भी प्रेशर डाल रही थी ना। इस आदमी को किसी रिश्ते में बंधना पसंद नहीं है। मैथिली को भी किसी बहाने से, शादी के बहाने से जंगल लेकर गया होगा और फिर मार दिया होगा। ये तो वही बताएगा इन दोनों केसेस में क्या हुआ था। पूरा पुणे खंगाला जा रहा है उसकी तलाश में। सब पूरे चांसेस हैं कि आपको मोनाली की लाश वाई और चिपळूण के बीच में मिलेगी। हो सकता है कि इसने मोनाली को नौकरी का झांसा दिया हो, या फिर किसी और बहाने से, मंदिर के बहाने से ये इसको वाई और चिपळूण के बीच में किसी सुनसान जगह पे ले गया हो और वहां मार दिया होगा।
अब तक के सारे मर्डर्स में एक सिर्फ मैथिली है जिसको उसने मारने से पहले सेक्सुअली असॉल्ट नहीं किया, और मैथिली को मारने का रीजन ये था कि वो उसके साथ किसी बंधन में बंधना नहीं चाहता था। वो कोई इमोशनल रिलेशन नहीं चाहता। एक बार उसकी फिजिकल नीड पूरी हो जाती है, उसके बाद वो औरत उसके लिए मायने खो देती है। वो औरत को जैसे एक जीतने वाली चीज समझता है, और एक बार जीत हासिल हो गई उसके बाद वो आगे बढ़ना पसंद करता है, जैसे कि पल्लवी के साथ हुआ। पल्लवी उसको बहुत आसानी से मिल गई, लेकिन हो सकता है कि पल्लवी की बहन मोनाली, वो शायद उसके लिए एक चैलेंज हो, एक चुनौती। तो पल्लवी और उसके परिवार को कभी पता ही नहीं लगा होगा कि सुधीर उर्फ कमलेश उनकी बेटी मोनाली पर घात लगाए हुए था। वो जिन सेक्स वर्कर्स के पास जाता है उनका कत्ल नहीं करता है, क्योंकि वो उसके लिए कोई चुनौती नहीं है। वो पैसे देकर उनको खरीद चुका होता है। जब हमने पुणे सिटी को टारगेट किया और इस हत्यारे को खोजने लगे, हमें कोई आइडिया नहीं था कि हम उसे पुणे में धर लेंगे। हम बस एक चांस ले रहे थे, क्योंकि हमारे पास कोई और विकल्प था ही नहीं। पर ये जो हमने ब्लाइंड खेला, चांस लिया, ये हमारे लिए फायदेमंद साबित हुआ। हाँ, बैठिए मैं इसके साथ। इसके बारे में जो भी पता है सब बता। बहुत खतरनाक है ये। खतरनाक नहीं तो हाँ, सन की जरूर है, एक नंबर का सन की। सनकी ने एक नहीं, दो नहीं, कई औरतों का मर्डर किया। क्या बात कर रहा है? हाँ। मेरे को तो ये ऐसा टाइम पास लगा था। बोलता था कभी साड़ी पहन के आओ, कभी उतार दो, कभी मधु बोल के बुलाता था, कभी हाथ धोने जाता था। एकदम अजीब था। इसका कोई मोबाइल नंबर या घर का पता? इतना किसके पास टाइम है? और कस्टमर से उसके घर का पता कौन पूछता है? तू आखिरी बार इसके साथ कब बैठी थी? 1 सप्ताह हो गया रहेगा। इसने मर्डर किया है। साहब बुधवार पेट और पुणे के सारे कोर्टों पर अपने बंदे भेज रखे हैं, वो इसलिए कि ये पता लगा सकें कि आज रात ये बंदा वहां गया है या नहीं। बढ़िया गुरु। कंस्ट्रक्शन साइट्स की क्या खबर है? कल सुबह से 2 टीमें लगने वाली हैं। सर, मैंने पुणे में अरुण सर को अलर्ट कर दिया। उन्होंने कहा है कि पुणे से अभी ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। मतलब सर, वो अभी अपने अगले शिकार की तरफ टूट नहीं पड़ा है। हम उससे पहले उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। हम भी पुणे के लिए निकलते हैं। राजू, दीपक, आज ही आजूबा को तकलीफ मत देना। पहुंच के फोन करूंगी बाबा। बेटा संभल के जाना है। आगे ना एक मंदिर है, मेरा कब से मन कर रहा है वहां जाने का। माथा टेकेंगे और आगे बढ़ेंगे। रास्ते में है? हाँ हाँ, बस रास्ते में ही है, 5-10 मिनट लगेंगे। अभी तुम नई नौकरी शुरू करने जा रही हो, दर्शन तो बनता है नहीं? ठीक है। The number you have called is currently switched off. भाई, ये आदमी जगदीश माने के नाम पर यहाँ लेबर सुपरवाइजर के तौर पे काम करता था। परसों ही नौकरी छोड़ी है इसने, और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। क्या हुआ? किया क्या जगदीश ने? बहुत बड़ा कांड किया, सनकी है बंदा। मुझे भी लगा था ऐसा। क्या कहा रहता था? चकभूषण टेकरी के पास घर है इसका। चल 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 चल। रुक 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 रुक। ये बंदा परसों काम छोड़कर गया। इसके साथ कोई औरत भी काम छोड़ी क्या? हाँ, एक औरत थी जो पिछले 8 महीने से यहाँ काम कर रही थी। कल ही अपना हिसाब करके निकल गई। नाम नंबर? तेजस्विनी महाडिक। नंबर मेरे रजिस्टर में है।
जगदीश, और कितना दूर है? बस यही है, 10 मिनट में पहुंच ही जाएंगे। तब तक ये ठंडा पी लो। लाओ मैं देखता हूँ। ये अचानक इतनी नींद क्यों आ रही है? धूप की वजह से आ रही होगी। तेजस्विनी फोन नहीं उठा रही है। उसके घर का एड्रेस भी है मेरे पास। जल्दी तो जल्दी। अब इस तेजस्विनी का फोन स्विच ऑफ है। हाँ सर, मैं तेजस्विनी के घर ही जा रहा हूँ और 2 बंदे को खूनी के घर भेजा है। हम आधे घंटे में पुणे पहुंच रहे हैं। तुम जल्द से जल्द तेजस्विनी के घर पहुंचो। तुरंत मुझसे कांटेक्ट करो। तेजस्विनी यही रहती है? हाँ, क्यों? बुलाइए जरा। वो घर पर नहीं है। वो आज सुबह सोलापुर काम के लिए गई है। इसके साथ गई? नहीं, हम तो नहीं जानते इसको। हाँ, तेजस्विनी कह रही थी उसका कोई सुपरवाइजर है जगदीश माने करके, उसने एक अच्छी नौकरी दिलवाई है उसे। तेजस्विनी का और भी कोई नंबर जो अभी है, उसके अलावा कोई नंबर? नहीं, उसका एक ही नंबर है। पर आप लोग हो कौन और तेजस्विनी के बारे में इतना पूछ रहे हो? मेरी बेटी ठीक तो है ना? माँ जी, आपकी बेटी खतरे में हो सकती है। उसकी अगर कोई भी फोटो है तो जल्दी दीजिए, तुरंत। खतरे में? किस खतरे में है मेरी बेटी? सर देर हो गई। सन की तेजस्विनी को लेकर सोलापुर निकल गया। कैसे निकली? तेजस्विनी की माँ बता रही थी बस से। बोलिए मिलन सर। अरुण, तेजस्विनी बस से निकली है सोलापुर के लिए उस आदमी के साथ। प्राइवेट बस या एसटी बस? कुछ और डिटेल है? नहीं है, पर मुझे लगता है एसटी बस से निकले हो। सर, हमारे इधर 2 डिपो हैं एसटी बस के। पहला पुणे स्टेशन पे, दूसरा शिवाजी नगर स्टेशन पे। मैं पता करता हूँ कि सोलापुर के लिए कौन कौन सी बसें निकली। इस वक्त हमारा मुकाबला समय से था और हम काफी पीछे चल रहे थे। हमारा मुजरिम हमसे जितने करीब था उतना ही दूर भी था। वो हमसे एक कदम आगे ही था, पर फिर भी हमने हार नहीं मानी। हमने पुणे से निकलने वाली सोलापुर की हर एक एसटी बस को टटोला, ये समझकर कि मुजरिम अपनी टारगेट तेजस्विनी को एसटी बस में ले गया होगा। हमने दोनों की फोटोज भी सर्कुलेट की थी। हम पुणे सोलापुर के रास्ते पर हर पेट्रोलिंग टीम के टच में थे। हर गुजरने वाली बस को रोका जा रहा था, एसटी, प्राइवेट, सभी। सोलापुर पुलिस भी फुल रेड अलर्ट थे। उधर आने वाली सभी बसों की तलाशी ले रहे हैं, इनकेस हमसे कोई बस मिस हो जाए। मुझे डर है कि कहीं देर ना हो गई। हमारे खोज शुरू करने से पहले कहीं वो उतर ना गया। कत्ल की लोकेशन ज्यादातर सुनसान इलाके रहे हैं, जिनका मुआयना वो पहले ही करा था। फिर भी लगे रहते हैं। कम से कम हमें इतना तो मालूम है कि वो इन 2 शहरों के बीच में है। हम उस सनकी को पकड़ लेंगे सर। उम्मीद यही है कि वो तेजस्विनी के साथ कुछ करे, उसके पहले ही हम उसे थक पाए। दिन के आखिर में कई बसों की स्कैनिंग के बाद आखिरकार हमें हमारी मंजिल नजर आने लगी। तीर निशाने पर लगने को। चल उधर नीचे। हमने हमारे संदिग्ध सुधीर परब उर्फ जगदीश माने को धर लिया था और तेजस्विनी उसके साथ नहीं थी। सर, बार-बार पूछा पर कुछ नहीं बोला। सर, जबान पे ताला लगा है। तोड़े ताला सर। अभी तक तेजस्विनी का पता नहीं चला। अभी नहीं। इंस्पेक्टर, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सुधीर पर 3rd डिग्री इस्तेमाल ना करें। इतने मर्डर किए उसने, उसके दिमाग में पता नहीं क्या कुछ चल रहा होगा और हो सकता है कि अगर आप उस पर 3rd डिग्री इस्तेमाल करेंगे तो वो एकदम खामोश हो जाए। हमने उसकी दोनों पत्नियों को भी बुलाया, शीतल और पल्लवी। वो उन्हें भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। शायद वो इससे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा।
इंस्पेक्टर आप मेरे वहाँ आने तक का वेट कर सकते हैं, मैं उससे बात करूंगी। ओके, लेकिन जल्दी आना। ये औरतें आसानी से हाथ नहीं आ रही थी, है ना? तुम्हें 24 घंटे यही ख्याल रहता, यही सोचते रहते कि इनको पाना है, छूना है, इनके साथ सोना है, लेकिन इनको बता नहीं सकते कि ऐसा ऐसा है। सर, तेजस्विनी की लाश मिल गई। कहाँ? पूना से लगभग 50 किलोमीटर दूर, सोलापुर की तरफ, जंगल इलाके में। बिल्कुल उसी कंडीशन में मिली है लाश, और तेजस्विनी के पर्स से मुंबई के किसी हरीश जागीरदार के नाम का ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला है। मुंबई आरटीओ से इशू किया हुआ। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया सर। उनके हाथ भी वही फाइंडिंग्स लगेंगी जो पहले के केसेस में मिली। तेजस्विनी की लाश मिली। लेट हो गया। काफी। पता करना होगा इससे कि नासिक और मडगांव की वो दोनों औरतें कौन थी। बोलेगा, ये जरूर बोलेगा। सुधीर, एक खबर है तुम्हारे लिए। मधु आई है तुमसे मिलने। जिस तरह तुम इतने समय से उससे मिलने के लिए पागल रहे हो ना, वो भी तुमसे मिलने के लिए बेताब है। आखिरकार हमने उसे कांटेक्ट कर लिया। मिलोगी नहीं उससे? कहाँ है मधु? बाहर खड़ी है। बुलाऊं अंदर? जरूर बुलाऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरी मदद कर दो। संगीता आचरेकर। कहाँ काम करती थी? मडगांव के आसपास? नहीं, बेलगांव से थी। इस संगीता को तुम बेलगांव से मडगांव लेके आए थे किसी नौकरी के बहाने? मडगांव नहीं, पणजी। और फिर वहां तुमने कृष्ण मंदिर में माथा टेकने का बहाना बनाया। तुम वहां पहले भी गए हो? हाँ। मधु, मधु कहाँ है? कहाँ है मधु? सुधीर, बस तुम मुझे ये बता दो कि ये औरत कौन है, फिर मैं मधु को अंदर बुलाती हूँ। वो भी काफी समय से तुम्हें मिलने के लिए इंतजार कर रही है। ये वैष्णवी है, वैष्णवी परदेशी। और तुम इसे नासिक कहाँ से लेके आए थे? सूरत से। ये किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करती थी? अब मधु को यहाँ बुलाओ। बस एक और सवाल, तुम्हारी दूसरी बीवी पल्लवी, उसकी छोटी बहन मोनाली, उसको क्यों मार डाला? लाश कहाँ है? हमने वाई और चिपलून के बीच का चपा चपा छाना, लेकिन लाश नहीं मिली। मोनाली मानी कैसे? पंचगनी में उसे सिर्फ 5,000 मिल रहे थे। मैं बोला चिपलून में 12,000 मिलेंगे, रहने खाने का अलग से। कहाँ मारा उसे? महाड़ के पास। तुम उन जगहों को पहले वीडियो में उतारते थे, वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे। कारण क्या था उन्हें मारने का? क्या दुश्मनी थी उन औरतों के साथ? मधु कहाँ है? क्या तुम इन औरतों को पहले अप्रोच करते थे और ये तुम्हारे साथ सोने से मना कर देती थी, इसलिए तुम इनकी ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिलाते थे, कॉन्डोम यूज करते थे और इनके साथ सेक्स करते थे और फिर इनका कत्ल कर देते थे? सुधीर, तेजस्विनी को मारने के लिए तुमने इसको इस्तेमाल किया, बाकी सबके मर्डर्स के लिए भी तुमने चाकू का इस्तेमाल किया।
तुम लोगों की आइडेंटिटीज बड़ी चालाकी से चुराते, काफी शातिर प्लानिंग रहती होगी, नहीं? मधु कहाँ है? ये आदमी मानसिक रूप से प्रभावित जरूर है, पर ऐसा लगता नहीं कि इसको कोई गंभीर मानसिक बीमारी है। यह आदमी विकृत है। इसका दिमाग स्टडी करने के लिए इससे डिटेल में बातचीत करनी होगी। हमें जो चाहिए था वो मिल गया है, केस सोल्व हो गया। अब हम चार्जशीट फाइल कर सकते हैं। संगीता आचरेकर और वैष्णवी परदेसी, इन दोनों की फैमिली को ट्रेस करना होगा। रचना, इस हत्यारे को स्टडी करने का तुम्हें काफी वक्त मिलेगा। अब हम इसे फरार नहीं होने देंगे। एंड आई होप इंस्पेक्टर, अगर फ्यूचर में ऐसा कोई केस आए तो स्टडी को काम में लाया जाएगा। पल्लवी को गहरा सदमा बैठा उसके पति की हकीकत जानकर। उसका परिवार हक्का बक्का रह गया ये जानकर कि उनकी दूसरी बेटी इसी आदमी के हाथों मारी गई थी। तेजस्विनी का परिवार तहस नहस हो गया ये जानकर कि तेजस्विनी को धोखे से ले जाया गया और फिर कत्ल कर दिया गया। तेजस्विनी के केस में भी मॉडस ऑपरेंडी सेम थी। महाड़ पुलिस से कांटेक्ट करने पर पता चला कि मोनाली कुर्वेकर की लाश उन्हें पास ही के जंगलों में मिली थी। शिनाख्त ना होने पर उसे लावारिस मानकर उसका क्रियाकर्म कर दिया गया था। संगीता आचरेकर और वैष्णवी परदेसी के परिवारों से कांटेक्ट किया गया। पता चला दोनों तलाकशुदा थी और अकेली रहती थी। दोनों के परिवार वालों ने औपचारिक तौर पर इंक्वायरी की थी उनके काम की जगह पर उसके बाद उन्हें एक तरीके से भुला ही दिया था। सुधीर, मधु कौन है? हमें अब तक नहीं मालूम मधु कौन है, जिसके बारे में विजय बार बार जिक्र करता रहता है। संगीता आचरेकर के लिए वो पीटर गोम्स बना, पल्लवी और उसके परिवार के लिए वो कमलेश जाधव बना, सूरत की वैष्णवी परदेसी के लिए वो विजय शिंदे था, तेजस्विनी उसे जगदीश माने के नाम से जानती थी, शीतल और मैथिली खेड़ेकर के लिए वो सुधीर परब था। साइकेट्रिक एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर्स इस नतीजे पर पहुंचे कि इस आदमी को कोई मनोवैज्ञानिक बीमारी नहीं थी। यह मानसिक रूप से काफी सक्षम था अपने गुनाहों को प्लान कर अंजाम देने के लिए। पता चला ये केवल ओवरसेक्स्ड यानी अति कामुक इंसान है। जो औरतें इसकी पहल को ठुकराती या इस पर किसी तरह का दबाव डालती या जिन पर यह काबू नहीं कर पाता तो ये उनका रेप और कत्ल कर देता। और चूंकि एक बारी उसकी मॉडस ऑपरेंडी काम कर गई थी, वो बार बार यही भयंकर जुर्म दोहराता रहा। ब्रोकन विंडो थ्योरी, कभी भी किसी केस को अनसुलझा या अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। सुधीर परब का हॉस्पिटल से फरार होना छोटी बात नहीं थी। उसका इस कदर पीछा होना चाहिए था कि वो अपने अगले शिकार संगीता आचरेकर तक पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार होता। संगीता का केस अनसुलझा रहा, मोनाली का केस अनसुलझा रहा, कमलेश जाधव का गायब होना भी पूरे जोश के साथ इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए था। शायद वैष्णवी परदेसी का केस होता ही नहीं, तेजस्विनी का केस तो होना ही नहीं चाहिए था। अब हम पूरी ताकत से लड़ेंगे सुधीर परब को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते क्राइम पेट्रोल सतर्क में। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।